माई सेल्फ अनुपमा शुक्ला। बच्चों, आज मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड कंपल्सरी पेपर समावेशी शिक्षा की फर्स्ट यूनिट का एक चैप्टर विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के विषय में बताने जा रही हूँ। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक मतलब कि जो बालक समान बालकों से भिन्न होते हैं वो उन्हें ही विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। बेटा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जो होते हैं, जो समान बालक होते हैं, जिनका आईक्यू होता है 90 से 110 तक, तो उन बालकों से जो अलग होते हैं उन्हें विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहते हैं, जिसमें प्रतिभाशाली बालक, शारीरिक अक्षमता वाले बालक, विकलांग बालक या अन्य इत्यादि बालकों को लिया जाता है। अब बेटा हम बात करते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा में समावेशी शिक्षा की। तो समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? समावेशी शिक्षा निःशक्त बालकों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था की जाती है उसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। बेटा, ये जो निःशक्त बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, शारीरिक अक्षमता वाले भी बालक होते हैं, या अन्य बालक जो होते हैं उन्हें ही विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। तो समावेशी शिक्षा बेटा उसे कहते हैं जो आर्थिक, सामाजिक या शारीरिक या लैंगिक रूप से भिन्न होते हैं, उन बालकों को समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। समावेशी शिक्षा को पूरा करने के लिए शिक्षा एक अमोघ अस्त्र होता है। मतलब शिक्षा के जरिए हम इन बालकों को इस तरह की शिक्षा को दे सकते हैं। शिक्षा तो बेटा मतलब चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या मनोवैज्ञानिक हो या कोई भी भिन्नता हो, उसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक समावेशन की। शैक्षिक समावेशन का बेटा आशय ये होता है कि जो शारीरिक, मानसिक अक्षमता से युक्त बालक और बालिका होती हैं उन्हें ही शैक्षिक समावेशी शिक्षा दी जाती है। जो समान बालकों से भिन्न होते हैं, जैसे कि प्रतिभाशाली बालक या शारीरिक अक्षमता वाले बालक, शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक इत्यादि बालक जो होते हैं उन्हें ही शैक्षिक समावेशन की शिक्षा दी जाती है। मतलब कि वो लिंग, जाति, वर्ग या जन्म स्थान किसी भी चीज से भिन्न हो, लेकिन भिन्न होते हुए भी वो शारीरिक अक्षमता से भिन्न है, तो उन्हें ही शैक्षिक समावेशन की आवश्यकता पड़ती है। बेटा, विद्यालय में अध्यापकों का ये दायित्व होता है कि वो इस तरह के बालकों को खोजें और इस तरह के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें। बेटा, शैक्षिक समावेशन जो होता है उसका उद्देश्य ही यही होता है कि ऐसे वातावरण का सृजन करना चाहिए जिसमें इस तरह के बालक जो होते हैं वो शिक्षा को सही ढंग से ग्रहण कर सकें। इसके साथ साथ इन लोगों के लिए विशेष शिक्षा योजना की भी व्यवस्था करनी चाहिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक और बालिका होते हैं उनके लिए शिक्षकों को एक विशिष्ट शिक्षा योजना की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वो शिक्षा का अध्ययन और अध्यापन कार्य सही ढंग से कर सकें। इसके साथ साथ इस तरह के बालकों को जो निश्चित एक वातावरण है, जो औपचारिक शिक्षा को सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए शैक्षिक समावेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से योग्य नहीं है, उस तरह के बालकों के लिए शैक्षिक समावेशन की आवश्यकता करना ही शैक्षिक समावेशन का मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि वो है उस वातावरण में जो एक निश्चित वातावरण है उसमें सृजन कर सकें, उसमें वो अपने को स्थापित कर सकें और शिक्षा को ग्रहण कर सकें। शिक्षा जो होती है वो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक या लैंगिक किसी भी तरह के जो दोष होते हैं उनको मुक्त करने का कार्य करती है। विद्यालय का भी दायित्व होता है। इसके साथ साथ विद्यालय के साथ साथ वहाँ के जो अध्यापक हैं उनका भी दायित्व होता है कि इन सारे कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करें और सभी बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो बेटा, शैक्षिक समावेशन से संबंधित
कुछ परिभाषाएं हैं। बस बेटा परिभाषाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन यहाँ कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं। सबसे पहली परिभाषा है श्रीमती आर के शर्मा के शब्दों में। तो बेटा आर के शर्मा जी ने कहा है कि शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय उन सभी छात्रों की शिक्षा व्यवस्था से है जो अपवंचित वर्ग, भाषा, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग तथा शारीरिक एवं मानसिक दक्षता से ग्रसित हैं। इस प्रकार के छात्र प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम दोनों रूप में हो सकते हैं। श्रीमती आर के शर्मा जी ने कहा है कि ये जो शैक्षिक समावेशन की से अभिप्राय होता है उस शिक्षा से व्यवस्था से होता है जो अपवंचित, मतलब कि जो शारीरिक अक्षमता वाले बालक हैं वो उनकी वर्ग, भाषा, जाति, वर्ण, लिंग तथा जो शारीरिक और मानसिक दक्षता से भी ग्रस्त है, उस तरह के मतलब अपवंचित बालक, मतलब जिनका आर्थिक और सामाजिक स्तर निम्न होता है, उन बालकों को अपवंचित बालक कहते हैं। इस प्रकार के छात्र प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम दोनों रूप में, मतलब इस तरह के जो बालक होते हैं उनमें शारीरिक विकलांगता भी हो सकती है और मानसिक रूप से भी अक्षम होते हैं, उन्हें ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। अगले नंबर में आता है प्रोफेसर एम के दुबे के शब्दों में। एम के दुबे जी ने कहा है कि शैक्षिक समावेशन का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से है जो समान स्तर के छात्रों से अधिक एवं निम्न मानसिक स्तर के छात्रों के लिए होती है। इसका स्वरूप छात्रों से योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप होता है। इन्होंने कहा है कि ये जो शैक्षिक समावेशन है वो समान जो स्तर के बालक और बालिका होते हैं उन छात्रों से अधिक होता है, अर्थात वो प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं या निम्न हो सकता है, या वो जड़ बुद्धि या उससे ऊपर की बुद्धि वाले भी हो सकते हैं, या वो इनका स्वरूप, उनकी मतलब कि इनका जो स्वरूप होता है इनको हम कैसे ढूंढ सकते हैं, उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार उनका आईक्यू टेस्ट होता है, उनकी बुद्धि लब्धि को मापा जाता है। इन सभी कारणों से हम उनको ढूंढ सकते हैं और समावेशी शिक्षा उनको ग्रहण करा सकते हैं, उनको भी शिक्षा का अधिकार दिला सकते हैं। बेटा परिभाषाओं के बाद अब हम बात करते हैं शैक्षिक समावेशन की विशेषताओं की। बेटा विशेषताएं तो बहुत होती है, लेकिन यहाँ कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहले नंबर में है समान शिक्षा व्यवस्था से पृथक। ये जो समावेशी शिक्षा व्यवस्था होती है वो समान शिक्षा व्यवस्था से अलग होती है, पृथक होती है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे वो अपवंचित वर्ग हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो शारीरिक और मानसिक अक्षमता से युक्त बालक हो। तो इनकी शिक्षा जो होती है समान बालकों से अलग होती है। बेटा अगले नंबर में आता है प्रतिभाशाली एवं शारीरिक अक्षम बालकों के लिए। इस तरह की जो समावेशी शिक्षा होती है वो सिर्फ प्रतिभाशाली बालकों के लिए और शारीरिक अक्षम, मतलब कि शारीरिक अक्षम में वो दृष्टि दोष से भी बाधित हो सकते हैं, वाक दोष से भी बाधित हो सकते हैं, या आंशिक विकलांगता भी हो सकती है। मतलब जो शारीरिक रूप से किसी भी तरह से वंचित हो, अक्षम हो, उनके लिए इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बेटा तीसरे नंबर में आता है मानसिक स्तर व योग्यता का ध्यान। बेटा इस तरह के बालकों को जब शिक्षा दी जाती है तो उनकी मानसिक स्तर को पहले हमें आईक्यू टेस्ट करने के बाद हम उसको जान लेते हैं और उनकी एबिलिटी क्या है, उनकी योग्यता क्या है, वो किस तरह की शिक्षा को ग्रहण करने में सक्षम है। इन सब जानकारियों का जब हम पता लगा लेते हैं तो उनके पास पड़ोस से, उनके घर के वातावरण से, उनके खुद के व्यवहार से, इन सब जानकारियों का जब हम पता लगा लेते हैं तो हम उनको शिक्षा का कार्य
उनके साथ शिक्षा का कार्य आरंभ कर देते हैं। अब बेटा 4th नंबर में आता है, जो एक निश्चित शैक्षिक वातावरण में कार्य न कर सकें। बेटा जो बालक या बालिकाएं एक निश्चित वातावरण में कार्य नहीं कर सकते, मतलब सभी बालकों के साथ वो शिक्षा अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उन बालकों के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। उन बालकों को समावेशी शिक्षा दी जानी चाहिए। अगले नंबर में आता है 5वें नंबर में, पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियां सामान्य से भिन्न। इसके साथ साथ बेटा इस तरह के बालकों की जो पाठ्यक्रम होता है और शिक्षण विधियां होती हैं, मतलब जो टीचिंग मेथड और करिकुलम होता है, वो सामान्य से भिन्न होना चाहिए, सामान्य से अलग होना चाहिए। उनकी मानसिक अक्षमता, उनकी योग्यता, उनकी शारीरिक अक्षमता इत्यादि को देखते हुए उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण करा जाना चाहिए। उनके लिए विशेष शिक्षण योजना जारी की जानी चाहिए। उसके साथ साथ जो अध्यापक इस शिक्षण में दक्ष हो, उन्होंने भी विशेष शिक्षण से शिक्षा पाई हो, उन अध्यापकों की ही इसमें नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि अध्यापन का कार्य सही ढंग से और सुचारू रूप से चल सके। बेटा तो ये थी शैक्षिक समावेशन की कुछ मुख्य विशेषताएं। तो बेटा अंत में शैक्षिक समावेशन का आशय होता है, जो शारीरिक और मानसिक अक्षमता से युक्त बालक और बालिकाएं होती हैं, और जो प्रतिभाशाली, इनमें जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, सामान्य बालकों से जो भिन्न बालक होते हैं, उन्हें ही शैक्षिक समावेशन, उन्हें ही विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहा जाता है। उन्हें ही शैक्षिक समावेशन की शिक्षा भी देना जरूरी होता है। थैंक यू बेटा। अगली क्लास नेक्स्ट टर्न में